हेलो फ्रेंड्स, मैं हार्दिक भट्ट। वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। हमारे आसपास में बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स एग्जिस्ट करते हैं और आज के टाइम पे कहा जाता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा है और इसकी वजह से बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग बच्चे ये रियल एस्टेट के फील्ड में आना चाहते हैं। तो आज आपके सामने हमारे साथ बड़ौदा के राहुल ठक्कर, जो लाभ प्रॉपर्टीज़ के ओनर है, पिछले 17 सालों से वो काम कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट बेस है। उनके साथ उनकी जर्नी को समझेंगे और जानते हैं कि उनकी क्या क्या चैलेंजेस रही और उन्होंने ये बिजनेस को किस तरह से ये लेवल तक पहुंचा। वेलकम राहुल भाई। थैंक यू। आपने ये बिजनेस में आने का कौन से मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया, उसके बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हार्दिक भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने ये रियल एस्टेट बिजनेस 2006 से फुल टाइम इसको ज्वाइन किया। उसके पहले मैं ट्रैवल्स इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करता था। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने और मैंने, मेरी मैरिज के पहले 2006 के पहले की बात है, ईयर 2002-2004 की बात है, तब हमने कुछ प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी। जब हमारे पास जो घर में हमारा फंक्शन था, मेरा और मेरी सिस्टर का जब मैरिज था, तो फंक्शन एकदम नज़दीक था और हमें पैसे की ज़रूरत थी। तो उस टाइम हम बिना प्रॉफिट लिए, हमने लॉस नहीं किया, बट बिना प्रॉफिट लिए वो प्रॉपर्टी को हमें बेच देना पड़ा। और बिलीव मी, उसके बाद ऐसा हुआ कि 2006 में जो प्रॉपर्टी हमने मैरिज के दौरान पहले बेची, वो प्रॉपर्टी आफ्टर 2 ईयर उसका मार्केट वैल्यू 3 से 4 गुना बढ़ गया। तो वो प्रॉपर्टी आज, उसमें समझो हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, बट एक चीज़ ये रहती है कि अगर हमको किसी ने अच्छा गाइड किया होता कि भाई अभी आप रुक जाओ, ये प्रॉपर्टीज़ अभी आपको सेल नहीं करनी चाहिए, आपको ये प्रॉपर्टीज़ पे आप मॉर्गेज कर सकते हो या आप रेंट पे दे के आप इनकम अर्न कर सकते हो, या तो आप राइट गाइडेंस अगर हमको किसी ने दिया होता तो आज वो एसेट हमारे पास होती और वो प्रॉपर्टी हमने बेची नहीं होती। और उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि कोई राइट गाइडेंस देने के लिए कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के तौर पे कोई प्रोफेशनल्स उस टाइम पे कोई नहीं था और मेनली पढ़े लिखे लोग इस फील्ड से दूर थे। तो मैंने सोचा कि फिर ये फील्ड में क्यों, अगर हम लोग अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा नॉलेज देंगे और अच्छी सर्विस देंगे, तो इसमें मुझे काफ़ी सारा स्कोप दिखा कि ये बिजनेस करना चाहिए। मतलब आपने सोसाइटीज एवरी प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंड आपके पास जो चैलेंज आया, जो आपके घर में सोशल फंक्शन था उसके टाइम पे, और उस चैलेंज को आपने देखा कि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी है और अगर हम बिजनेस करते हैं तो सर्टेनली इट कैन गिव अ गुड रिजल्ट। वेरी नाइस थॉट। राहुल भाई, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके शुरुआत में चैलेंजेस आते ही आते हैं। आपने एज ए रियल्टर जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास ऐसे कौन से चैलेंजेस आए और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस टाइम पे ज़्यादातर जो रियल्टर्स, ब्रोकर्स जिसको बोलते हैं, तो वो टाइम पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उतने सारे ब्रोकर्स नहीं थे। इनिशियल स्टेज में मैंने ये चैलेंजेस को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने के लिए मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई की इसके ऊपर। मैंने वास्तु के ऊपर भी पार्ट टाइम कोर्सेज किया हुआ है और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तब मुझे जो भी बायर्स है या सेलर्स है उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई मैं राइट प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ या राइट प्राइस पे प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। तो इनिशियल पीरियड्स मैंने 4-6 महीने तक एक अच्छे वैल्यूअर के यहाँ पे मैंने 6 महीना एक नॉर्मल उनके यहाँ साथ में प्रैक्टिस की। तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस में 100% फोकस किया और सर्विस देना स्टार्ट किया। और मैंने क्या, इनिशियल स्टेज से ही बैंकों के साथ भी मेरा जुड़ा हो रहा है। मैंने आज हम लोग मोस्ट ऑफ सारी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर हम लोग लोन का काम भी करते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जो भी बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे पास आता था तो उसको मैं अच्छी तरह गाइड कर पाता था कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको मार्केट वैल्यू इतना है, बैंक वैल्यूएशन विल बी सो एंड सो, तो आपको कितने में ख़रीदनी चाहिए, तो वो भी मैं गाइड कर सकता था। तो ये सब चीज़ में मैंने पहले से बहुत डीप स्टडी किया था। वी आर प्रोवाइडिंग 360 डिग्री सॉल्यूशन, और ये मेरा बिहेवियर और ये मेरा सोच जब हमने स्टार्ट किया तभी से है कि हमको कुछ क्लाइंट को उस हिसाब से सर्विस देनी है कि उसको कहीं, उसको जैसे पैसा खाली उसको निकालना है, प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं। सेल अगर करवा रहे हैं तो शायद ऐसा होता है कि जैसे सेलर हम ही है, हम ही ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये भाव से हम काम करते हैं। मतलब आपने जैसे बताया कि चैलेंजेस तो आपने बहुत अच्छा डेटा के साथ बताया कि आज के टाइम पे भी 95% लोग या 90% लोग प्रॉपर्टी जो बाई सेल करते हैं विदाउट रियल्टर के बगैर करते हैं। सो अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है जो रियल्टर बनना चाहते हैं उनके लिए। बट बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि सिर्फ प्रॉपर्टी बाई सेल का काम नहीं करना है,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कस्टमर देखता है कि वास्तु बराबर है कि नहीं, कितना लोन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके साथ एसोसिएटेड है, छोटी छोटी है, बट एक फ्लेवर ऐड करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऐड करती है। अगर वो भी आप कॉम्बिनेशन में लाते हो तो सर्टेनली आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी बाई सेल के लिए आपकी तरफ, राइट। राहुल भाई, आप जिस तरह से आपने बताया कि आप एक कंसोलिडेटेड पैकेज देते हो और कस्टमर की बहुत सारी चैलेंजेस का सॉल्यूशन देते हो, तो आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी होगी। क्या आप एक आध स्टोरी शेयर करना चाहोगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा क्लाइंट का, बट एक जस्ट स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ। मिस्टर ए करके एक पर्सन है जिन्होंने मेरे पास पास्ट में प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए वो मेरे पास आए। तो मैंने वो एक ही सीटिंग में मेरे पास आए बैठे और मैंने उनको गाइड किया कि सर आपको रेंट पे मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, आपकी एज के हिसाब से यू आर यंग और आप प्रॉपर्टी ख़रीद लो। और उन्होंने मेरी जो मेरा गाइडेंस था वो उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली। उस प्रॉपर्टी में वो 2-3-4 साल रहे फैमिली के साथ। फिर उनको इशू हुआ, बच्चा आया, तो फिर उनको बड़े घर की ज़रूरत पड़ी, तो वो घर में बेच के भी मैंने दिया और नया घर भी उन्होंने मेरे थ्रू ही लिया। ऐसे अनगिनत क्लाइंट है जिनको हमने, जो मेरे पास प्रॉपर्टी रेंट पे लेने आए थे और मैंने उनको घर खरीदवा दिया। वेरी वेल सेड। बिकॉज यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि घर है ना, हर एक का सपना होता है। और जैसे मतलब लाइफ के 2-3 माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शादी है, जैसे घर लेना, और उस टाइम पे राइट नॉलेज देना। जैसे राहुल भाई ने जो रेंट पे घर लेने आए थे उनको बताया कि शादी करके आ रहे हो, खुद का घर ले लो, एक बहुत बड़ा पड़ाव अपनी लाइफ में करोगे और वो भी 100% लोन पे। सो ये जो पर्सनल गाइडेंस होता है और उससे रिलेशन बनता है, तो फ्यूचर में तो जितना मतलब बिजनेस मिलता है, रेफरेंस मिलता है, वो तो है ही है, बट साथ साथ में एक राइट एजुकेशन, राइट सपोर्ट का बेनिफिट भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमेशा आपको याद रखेगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे रियल्टर का रोल आता है। अगर आप जो नए रियल्टर बनना चाहते हो या एग्जिस्टिंग रियल्टर हो, तो ये जो पकड़ में आ गया ना, तो आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे। बोलते हैं ना, कोई भी बिजनेस में 5% बिजनेस पर्सन होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। राहुल भाई, आजकल हम देखने जाए तो प्रॉपर्टी बाई सेल में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। सो एज ए आप एक एक्सपीरियंस रियल्टर, हमारे साथ जो अपकमिंग नए रियल्टर जो एज ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल हार्दिक भाई आपने पूछा। इसमें प्रॉपर्टीज़ में मतलब 2 टाइप होते हैं, एक रीसेल प्रॉपर्टी यानी कि न्यू प्रॉपर्टी जो डेवलपर डेवलप करके बेचता है। नई प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत चैलेंज कम है, और उसमें भी अगर आपको बायर को या रियल्टर्स अगर कोई बन रहा है तो उसको एडवाइस करने में अगर बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी रेरा सर्टिफिकेट आपको चेक करना पड़ेगा कि रेरा उसको कब मिला है, प्रोजेक्ट का पोजीशन कब मिलने वाला है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें उसमें रेरा में मेंशन की हुई है, वो सारी चीज़ें रेरा की वेबसाइट पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। इवन दो आपको जो भी प्रॉपर्टी है उसका कौन कौन से बैंक में EPF हुआ है, वो एक चीज़ चेक कर लेना ज़रूरी है। एंड अगर आप रीसेल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हो तो बायर्स एंड टू रियल्टर्स दोनों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो तो उसके अंदर पहले बायर कौन है और बायर का क्या बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, वो एक जानना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रॉपर्टीज़ जो बंदा अपने साथ मीटिंग करने के लिए आया है वही रियल ऑनर है या कोई और उसके बिहाफ में डील कर रहा है, वो भी एक जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्टी लोन चल रही है कि नहीं चल रही है, वो एक जान लेना बहुत ज़रूरी है। टाइटल क्लियरेंस है कि नहीं है, वो एक चेक करवा लेना ज़रूरी है। कोई लिटिगेशंस नहीं है, वो चेक कर लेना ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी कार्ड उसका निकलवाया हो कि नहीं, वो एक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। अगर आप बायर है या फिर रियल्टर है, अपकमिंग रियल्टर, ये जो पॉइंट बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारे जो फ्रॉड केस हो रहे हैं, ये चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं और सेफली ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राहुल भाई, रियल एस्टेट एक डायनेमिक इंडस्ट्री है और बहुत सारे चेंजेस, अपडेट कंस्टेंटली आते ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपडेटेड रहना आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको भी वो चीज़ का अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हार्दिक भाई। तो ये दूसरे जो रियल्टर्स
देख रहे होंगे, ये मेरा मंत्र आज जान जाएंगे कि मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में सीक्रेट उनको पता चल जाएगा। तो हार्दिक भाई ऐसा है कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ के लिए मेरे पास आता है तो प्रॉपर्टी अप्रोच में जब मेरे पास करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देख के आए। तो उस केस में मेरे पास कई बार ऐसा होता था, नहीं होता झूठ नहीं बोलूँगा, कि वो प्रॉपर्टी सपोज़ मैंने नहीं देखी है, उसका मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी नाम आते ही मैं तुरंत वो प्रॉपर्टी का डेटा निकलवा लेता था, तुरंत प्रॉपर्टी विजिट कर लेता था। दूसरा चीज़, हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरे पास हमारे यहाँ पे हर एक हमारी कंपनी में पहले से एक स्ट्रक्चर्ड काम करने का तरीका हमने बनाया हुआ है। जैसे आज पेपर में कोई नए डेवलपर ने एक ऐड दे दी हार्दिक भाई, तो तुरंत मेरे यहाँ से मेरा बंदा बोलेगा सर ये नई प्रॉपर्टी आज आई है, और तुरंत मैं वो डेवलपर्स या वो साइट्स के हम लोग विजिट अरेंज करते हैं। एंड बड़ौदा में आज की तारीख में बोल सके तो हम लोग मैक्सिमम या बोल सके नियरेस्ट 100% जितने भी प्रॉपर्टीज़ नहीं चल रही है उसके ब्रोशर्स वगैरह डेटा वगैरह हमारे पास रखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन से। तो हर एक प्रॉपर्टीज़ का डेटा हम अपने पास रखते हैं और बड़ी डेटा बैंक भी हमारे पास है उस हिसाब से। ये हुआ जो लाइक बिल्डर एंड के साइड से जो अपडेट होता है, कुछ अपडेट्स गवर्नमेंट के और से भी आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जंत्री रिलेटेड अपडेट आया। उस केस में आप मतलब कोई एज ए कस्टमर है और कस्टमर रियल्टर के पास आता है तो वो कैसे एडवांटेज करा सकता है? ऐसा देखने जाए तो सर ये हर एक गुड क्वेश्चन इन दैट केस, इन दिस केस ऑल्सो जो लैंड ट्रांजेक्शन्स थे उस केस में ऐसा था कि जंत्री का वैल्यू बहुत कम था। जंत्री का वैल्यू जैसे मार्केट रेट से खाली 20-30% जंत्री का रेट था। तो उस केस में अभी फ़ायदा हुआ है कि मार्केट रेट्स के नज़दीक अभी जंत्री पहुंच गई है। बट इन केस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ उसमें शायद अभी चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अभी किया है जिसका मैंने डील किया है 49-50 लाख में, बट उसका जंत्री आ रहा है 94 लाख रुपीज़। अभी बायर्स को ये चैलेंज आएगी कि 94 लाख रुपीज़ का उसको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा और जंत्री उसका 94 लाख है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी 94 लाख का भरेगा, रजिस्ट्रेशन फी 49 लाख के हिसाब से वो पे करेगा। तो रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जंत्री जो है वो जो डबल हुई है उसके साथ उसके चलते एक अभी राइट नाउ एक चैलेंज जैसा फील हो रहा है। बट मुझे श्योरली पता है कि ये वीडियो भी कहीं अच्छे माध्यम तक पहुंचेगा, अच्छे लोगों तक पहुंचेगा, और इसके ऊपर सोच विचार करके ये जो भी रिवाइज हुआ है जंत्री रेट उसके ऊपर भी गवर्नमेंट थोड़ा स्टडी करेगी और जिस एरिया में जो मार्केट रेट है उसके नज़दीक के जंत्री के रेट्स करने के लिए कोई एफर्ट्स किए जाए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बायर्स है और सेलर्स है दोनों को बेनिफिट होगा, और इनकम टैक्स की भी जो मगजमारी आएगी फ्यूचर में तो उससे भी बचा जा सकता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया यहाँ पे कि जंत्री रिलेटेड जो रिवीजन आया है इन रेसिडेंशियल पोर्शन की जो 2x हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो बायर्स है, घर के बायर्स है, रेसिडेंशियल बायर है, उनको आ रही है। और वो चैलेंजेस शायद आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको भी आएगी, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए, कस्टमर को एजुकेट कीजिए, और अगर आपकी पहचान वो प्रॉपर चैनल तक है, गवर्नमेंट तक है, तो उन तक पहुंचाइए कि ये चैलेंज सिटीजन को हो रहा है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। राहुल भाई, और एक चीज़ पूछना था, जब आपने बिजनेस की शुरुआत की एज ए रियल्टर, तो यहाँ पे 2-3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर बिल्डर होता है, क्योंकि जिससे आप बिल्डर के साथ टाइप करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ले सकते हो। एक जो मतलब बायर या सेलर होता है जो रियल कस्टमर है, उनके साथ आते हैं, और जो प्रॉपर्टी रेंट के लिए आता है वो होता है। तो शुरुआत में आपने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो, एंड दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप मैं जो कर रहा हूँ कि जैसे भी कोई नई चीज़ नई प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट पेपर या ऑनलाइन कहीं पे भी देखी है तो तुरंत उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के तुरंत उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। और अभी तो रेरा भी आ गया है, आप रेरा की वेबसाइट पे जाके डेवलपर्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो एज अ रियल्टर तो लाभ प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे जो भी बड़े बड़े रियल्टर हैं उनसे एडवाइस भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप बिल्डर के साथ एसोसिएट होते हो या किसी भी कस्टमर के साथ एसोसिएट होते हो तो पेमेंट निकलवाना, कौन सा कस्टमर जेन्यून है, कौन सा बिल्डर जेन्यून है, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। वेरी वेल सेड। और एक चीज़ जानना था, रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन कस्टमर के साथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल राइट। एक होता है नए कस्टमर को लाना और एक होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को सस्टेन करना, जिससे एक रिकरिंग बिजनेस मिलता है। बिल्कुल। आपके 10,000 प्लस क्लाइंट है तो अभी आपको ज़्यादा कस्टमर लाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी जो 10,000 कस्टमर है उसको आप मेंटेन करके नया बिजनेस
कैसे करते हो? जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे उनको याद कर लेते, उनकी बर्थडे एनिवर्सरीज पे उनको कुछ याद कर लेते, तो उस हिसाब से उनके कांटेक्ट में रहते हैं। दूसरा चीज़, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने आया है, कभी उन्होंने बताया हुआ है कि भाई मैं अभी आज घर खरीद रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मुझे एक शॉप खरीदने का प्लान है, तो हम अपने CRM और डेटाबेस में उनका डेटा डाल देते हैं कि भाई उनको शॉप भी फ्यूचर में ख़रीदना है, तो उनको जैसे भी अच्छी कोई डील आती है तो उनको शॉप का डेटा भेज देते हैं। अभी हम रिसेंटली हमारा एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑफ़र दिया हुआ है कि अगर आप या आपके कनेक्टेड लोग हमारे थ्रू कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमने गोवा का ऑफ़र रखा था। इनिशियल स्टेज पे हार्दिक भाई हम लोग ये चीज़ करते थे कि जिस दिन हम वो प्रॉपर्टी का सेल डीड करने जाते थे उस दिन उनका डिनर या लंच या डिनर हम उनको हमारे साथ करवाते अच्छी होटल में कहीं पे जाके, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते थे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन होता है ना, एक प्रीशियस मोमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप एज अ फैमिली की तरह उसको ट्रीट करते हो और स्पेशल फील करवाते हो सकता है वो छोटा सा डिनर हो सकता है वो छोटा सा गोवा का ट्रिप हो या कोई भी टिकट हो, बट वो है ना, वो याद रह जाता है कि मैंने घर लिया था ना, उसके साथ ये मेमोरी भी कनेक्टेड है और उसकी वजह से वो बंदा आपको भूल नहीं पाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग नया जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग है, उनके लिए भी एक चीज़ है। देखो, कोई बंदा आज 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का घर खरीद रहा है या कॉमर्शियल खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, उसमें से जो भी पैसा आपको मिलने वाला है, पैसा मैटर नहीं करता है। एक मेमोरी दीजिए जो आने वाले टाइम में आपको रिकरिंग बिजनेस, रेफरेंस सब कुछ देगा। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपके पास क्लाइंट बेस कम हो, बट आने वाले टाइम पे इतने ज़्यादा क्लाइंट आएंगे रेफरेंस से ही, जैसे कि 17 साल में 10,000 का क्लाइंट बेस। एंड हर एक चीज़ को बनने के लिए टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। और हमारे पास जीते जागते उदाहरण राहुल भाई है ही है। राहुल भाई, ये जो आपने ये 17 साल की सक्सेस, ये जर्नी अभी तक आपने जो फील की, और मैं जानना चाहूँ या हमारी ऑडियंस जानना चाहे कि आपकी सक्सेस का आप एक पॉइंट बताओ कि सक्सेस का इस चीज़ को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ को देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर किस चीज़ को क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को फर्स्ट क्रेडिट देना चाहूँगा। उसका फर्स्ट क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगा। उसके जो भी गुण है वो मुझ में आया है, नई चीज़ सीखने का जो मेरा जो पहले से एक लगाव रहा है। दूसरा चीज़, मुझे बिजनेस की लाइन में जो अगर आया हूँ तो वो भी मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा का रोल है कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज स्टडिंग। तब मैं एक नॉर्मल बच्चा था, जब के पास होना है बस वही मेंटालिटी थी। बट पापा के जो लेसन में पढ़ाई कर रहा था तब मिला था कि अगर तुमने कुछ अपने दम पे करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा। तो वो लेसन के चलते मैंने उस टाइम पे तय कर लिया था कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है। एक चैलेंज थी मेरे पास और उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया था और उसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया था कि नहीं भाई, मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना है और हर दिन कुछ नया सीखना है, और वही चीज़ के चलते मैं आज यहाँ पे हूँ। वेरी नाइस राहुल भाई, जो आपका सक्सेस का क्रेडिट आपके पेरेंट्स को दिया, उससे मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जिन्होंने बताया कि मम्मी की वजह से उन्होंने इनोवेशन सीखा। बिल्कुल। पिताजी से फोकस, कि अगर तुम्हारा फोकस हटा तो भूल जाना, मेरा नाम तुम्हारे पीछे लगेगा। तो फोकस बनाए रखना अपने बिजनेस में, जो काम कर रहे हो उसमें। बिल्कुल। और उसी की वजह से एक और पंख ऐड हो गया हार्ड वर्क का, जो आपने लास्ट में मेंशन किया कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। सो ये चीज़, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें सक्सेस होने के लिए। तो ये पूरे इंटरव्यू के अंदर आपने भी बातों में बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। आपने क्या सीखा ये राहुल भाई से, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हो सकता है वो दूसरों को बहुत काम आ जाए। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर जो हमारे यंग या जो अपकमिंग रियल्टर जो बिजनेस में आना चाहते हैं और एज अ रियल्टर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी का जो टाइम है, आने वाला टाइम है, वो एक तो इंडिया में रहते हैं तो कॉम्पिटिशन्स तो रहेगा ही, वो आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरा चीज़, आपको सक्सेस के लिए आपको हमेशा एफर्ट यानी आपके एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एक सक्सेस के बाद अगर आप ठंडे बैठ जाओगे कि मुझे एक डील हो गया, अभी मुझे कुछ और काम नहीं करना है, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको कंटिन्यूस आपके एफर्ट्स चालू रखने पड़ेंगे, काम करना आपको चालू रखना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज़, अभी ज़माना भी डिजिटल है,
तो डिजिटल मीडिया से भी जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप अच्छे नॉलेजेबल रियल्टर्स हैं उनके साथ इनिशियल ईयर्स आप काम कीजिए, और एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद का बिजनेस आप करने का सोच सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपको। फोकस, कंटिन्यूटी, क्योंकि है ना रियल एस्टेट में कमीशन मिलता है तो एक तगड़ा सा अमाउंट मिलता है, और वो जो अमाउंट होता है शायद हो सकता है कि शुरुआत में हम डाइजेस्ट ना कर पाए। तो फोकस, कंटिन्यूटी और एक्शन के साथ अगर आप कोई एक्सपीरियंस के साथ थोड़े टाइम के लिए आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको वो स्पीड फास्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि साथ में करना ही है, बट अगर आप साथ में करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ है, कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है, एक तो आप टाइम बचाते हो, दूसरा एक आप लंबे टाइम तक कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो और एक नई ऊंचाई हासिल कर सकते हो। सो कोलैबोरेशन का ये मल्टीपल फ़ायदा है कि आप अगर कोलैबोरेट करते हो ना, तो अगर मैं आज रियल्टर बनना चाहता हूँ तो मेरा पोटेंशियल है यहाँ तक जाने का। अगर मैं राहुल भाई जैसे टैलेंटेड रियल्टर के साथ एसोसिएट होता हूँ तो हो सकता है कि मेरा जो पोटेंशियल है यहाँ तक का, मैं यहाँ तक भी परफॉर्म कर पाऊँ। बिल्कुल। और वो परफॉर्म करने से ज़्यादा उतने लंबे समय तक वो लेवल पे रह पाऊँ। सो कोलैबोरेशन इस तरह से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच राहुल भाई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अगर आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट में लिखिए क्या सीखने को मिला, और आप जिनको भी ये चीज़ नॉलेज शेयर करना चाहते हो उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।